हे गाइस, वेलकम बैक टू दीपा गोयल क्लासेस। और हम कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर, जो कि है बीकॉम 3 और बीकॉम 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट, और साथ ही बीए 3rd और बीए 4th का में भी ये सब्जेक्ट आता है। मैं आपके लिए इस पूरे स्टडी मटेरियल की डिफरेंट लेसन्स बना रही हूँ ताकि हम हर एक चीज़ को अच्छे से कवर कर सके। अभी तक हम यूनिट 1 पूरी कवर कर चुके हैं टोटल 4 लेसन में। अब हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, जिसका एक लेसन ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें कि हमने इससे पहले वाली पोम को डिस्कस किया है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड पोम, द नेम ऑफ विच पोम दैट पोम इज यूसेज। यूसेज इसका नाम है, जो कि लिखा है हयान चरारा ने। ठीक है, तो पहले आप जान लीजिए कि ये पोम किस बारे में है। ठीक है, ये पोम जो है बेसिकली एक अरब अमेरिकन पोएट ने लिखी है। अरब अमेरिकन पोएट इन द सेंस कि मतलब जो वो पोएट है उसका जो बैकग्राउंड था वो अरब का था, लेकिन वो खुद जो है अमेरिका में बोर्न हुआ था। ठीक है, तो उसके जो फादर थे वो लेबनीज इमिग्रेंट्स थे, मतलब लेबनन एक जगह है अरब में, वहां से उन्होंने इमिग्रेशन लेकर के वो अमेरिका पहुंचे थे। तो वो जो पोएट है हयान चरारा, ही इज बोर्न इन अमेरिका, पर उनके फादर जो है लेबनन से थे, तो इसीलिए उनको कहा गया है अरब अमेरिकन पोएट। तो ये जो पोएम है उन्होंने बेसिकली लिखी है, उन्होंने लिखी है कि उन्हें कैसी कैसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस फील हुई अमेरिका में, उनको क्या फील होता था वहां पे, कैसे उनको मतलब एंटरटेन नहीं किया जाता था क्योंकि वो अरब के जो है थे बेसिकली। तो उनको क्या पॉलिटिकली फील होता था, उनको कैसे अपने साथ बिहेवियर लोगों का डिफरेंट लगता था, वो सारी चीज़ें उन्होंने इस पोम के बारे में लिखी हैं। ठीक है, तो ये पोम बहुत लंबी है, लेकिन आपके स्टडी मटेरियल में इसकी 25-30 लाइनें दी गई हैं जो कि आपको स्टडी करनी है। ठीक है, अब इस पोम में क्या है, बेसिकली ये जो पोम है एक प्रोज के फॉर्म में है। ठीक है, हमने पहले वाला जो पढ़ी थी पोम वो थी एक वर्स के फॉर्म में, एक नॉवल थी। ये वाली जो पोम है ये एक प्रोज के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये पोम बहुत लंबी है, आप इसको अपने आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं आपको इस पोम की एक बैकग्राउंड बता चुकी हूँ और नीचे जो इसकी कुछ लाइनें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो एक बार आप अपने आप इस पूरी पोम को प्लीज रीड कर लीजिएगा, सो दैट अभी आपको समझ कुछ नहीं आएगा। जब आप समरी सुनेंगे तो आपको अच्छे से सब समझ आ जाएगा, लेकिन एक बार पूरी पोम के सारे वर्डों में से निकलना जरूरी होता है, सो दैट व्हेन यू राइट इन एग्जामिनेशन यू हैव द टेक्निकल वर्ड्स टू राइट फॉर द आंसर। ठीक है, और इसको पढ़ते समय मैं आपको बता देती हूँ, आप जो ऐसे वर्ड्स हैं इसमें इटैलिक्स में जो दिए गए हैं, जैसे एक्सेप्ट, ठीक है, इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपको, या कुछ ऐसी डिटेल आएंगी जहाँ पे इन वर्ड्स के बारे में बताया जाएगा कि प्रोज में इसके बारे में कैसे यूज किया गया है। तो आप इस पोम को खुद रीड कीजिएगा, कुछ मत सोचिएगा कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, रीड करने के बाद आएगा भी नहीं, लेकिन आप इसको पूरा एक बार रीड कर लीजिएगा। इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है कि ये एक अरब अमेरिकन पोएट ने लिखी है और उसने इसमें अपने साथ हुई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या उसकी क्या फीलिंग होती थी या क्या पॉलिटिकली उसको चीजें लगती थी, कैसे उसके फादर जब आए कितने लोग मर गए, कितने लोग बच गए, और कैसे क्या उनके साथ बिहेवियर हुआ, ये सब उसने पोएटिक फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधे इसकी क्रिटिकल एग्जामिनेशन पे कि क्या क्या पोएम ने इस पोम में पोएट ने लिखा है और कैसे उसको क्रिटिकली हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये एक प्रोज है या नहीं है। ठीक है, तो अब ये कहते हैं, यहां से आप आ जाइए सीधा इसको रीड करने के लिए। When we look at the poem usage, the first thing that strike us in is the lack of stanzas। मतलब जब हम इस पूरी पोम को पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे पूरी एक के बाद एक कुछ सीधी लाइनें लिख दी गई हैं, यहाँ पे स्टेंजा नहीं बनाए गए हैं पोम में। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहली चीज जो हमें फील होती है इस पोम में, लैक ऑफ स्टेंजा फील होती है। इट लुक लाइक वन पैराग्राफ एक्सेप्ट दैट इट इज नॉट अ पैराग्राफ एंड डज नॉट अलाउ एनी ग्रामेटिकल रूल ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। मतलब कि ये एक पैराग्राफ के जैसे लगता है और इसमें किसी भी ग्रामेटिकल रूल को, सेंटेंस बनाने के लिए कोई भी ग्रामर का रूल इसमें फॉलो नहीं किया गया है। तो एक तरीके से ना तो ये पोम ही लग रही है और ना ही ये एक प्रोज राइटिंग लग रही है। ठीक है, मैंने आपको पहले लेसन में बताया था प्रोज क्या होता है, तो ये प्रोज राइटिंग भी नहीं लग रही है, मतलब सीधे से जब चीजों को लिख दिया जाता है। ना तो ये पोम ही लग रही है, ना ही प्रोज राइटिंग, क्योंकि इसमें ना तो स्टेंजा दिए गए हैं और ना ही ग्रामर के कुछ रूल फॉलो किए हैं। तो ये एक आर्गुमेंट हो गया कि ये प्रोज नहीं लग रहा है, बट ये एक्चुअल में प्रोज है। अब ये प्रोज क्यों है उसके बारे में पढ़ते हैं। But when we read the poem, we notice that it has many poetic devices। इसके अंदर बहुत सारे poetic device यूज किए गए, इस कारण इसको हमने poem बोला। वो क्या है poetic devices? Repetition की गई है वर्ड्स की,
और लिटरेरी डिवाइसेस लाइक मेटाफोर्स और दूसरी भी फिगर ऑफ स्पीच है जो इसमें यूज की गई हैं लाइक इम्प्लाइड रिदम एंड डिवाइसेस लाइक एलिटरेशन एंड जुक्सटापोजिशन एंड मेनी अदर इफेक्ट। तो हम इसको पोम क्यों कह रहे हैं? हम इसको पोम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें रेपिटेशन की गई है वर्डों की रिदम बनाने के लिए और बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस। मेटाफोर क्या होता है? किसी चीज की किसी चीज से तुलना करना, ठीक है, तो उसको मेटाफोर कहते हैं। ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं और भी फिगर ऑफ स्पीच की बहुत सारी चीजें यूज की गई हैं जिसके कारण हम इसको एक पोम कह सकते हैं, ठीक है। रिदम यूज की गई है और लिटरेरी डिवाइसेस क्या हो गए? एलिटरेशन क्या होता है? आप देखिए मैंने यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा हुआ है, आपको दिख जाएगा यहाँ पे साथ में। ओके, इसमें दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट कमिंग। ओके, वेट अ मिनट। It should come. Okay, wait a minute, इसको हम ओके मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, दिख नहीं रहा है। एलिटरेशन मतलब यहाँ पे हमने चीज़ों को उसके बारे में अच्छे से बताया गया है और जुक्सटापोजिशन मतलब कंट्रास्ट के तरीके से उसको कंपेयर किया गया है। मतलब कि इस चीज़ का इस तरीके से इसको कंपैरिजन करूँ अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो उस तरीके से चीज़ों को कंपेयर किया गया है। तो इसमें बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस लाइक एलिटरेशन, जुक्सटापोजिशन, ये सब चीज़ें इसमें यूज की गई हैं। इसीलिए हम इसको एक प्रोज पोम कह सकते हैं। तो पहले हमने पढ़ा कि हम इसको प्रोज क्यों नहीं कह सकते। कुछ लोग आएंगे क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए कि ये तो प्रोज नहीं है क्योंकि इसमें स्टैंजा भी नहीं है और इसमें ग्रामर के भी कोई रूल फॉलो नहीं किए गए हैं, तो इस कारण लोग कहेंगे कि ये प्रोज पोम नहीं है। पर ये प्रोज पोम क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस लाइक एलिटरेशन, जुक्सटापोजिशन, मेटाफोर और रेपिटेशन वर्ड्स की और इम्प्लाइड रिदम मतलब कि रिदम है वर्ड्स की उसको पढ़ते समय, तो इस कारण हम इसको प्रोज पोम कह सकते हैं, ठीक है। Prose poem is not exactly a new innovation by हयान चरारा. It originated in the West, in the France and Germany. मतलब कि ये हयान चरारा ने क्रिएट नहीं की थी प्रोज पोएम, ये ऑलरेडी ओरिजिनेट हुई थी वेस्ट में। कहाँ पे? फ्रांस और जर्मनी में इन 19th सेंचुरी। तो इसी के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री दी गई है कि प्रोज पोएम कहाँ से आई थी, जिसको आप छोड़ सकते हैं, जिसको आप सिर्फ ये जानिए कि 19th सेंचुरी में वो वेस्ट में फ्रांस और जर्मनी में ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है। अब जो फर्स्ट एडवांटेज है प्रोज पोम की क्या है कि इट इज अ परमिसिव फॉर्म। परमिसिव फॉर्म मींस लाइक कि ये आपको परमिशन देती है अपनी फीलिंग्स को लिखने के लिए कि भाई आप क्या लिखना चाहते हो विदाउट कंसीडरिंग मोर ग्रामेटिकल रूल्स। मतलब आप ग्रामेटिकल रूल्स में नहीं फंस जाओगे अगर आपको फीलिंग अपनी लिखनी है, तो आप स्वतंत्रता से, आप फ्रीडम के साथ प्रोज पोएम में अपनी फीलिंग्स को विद लेस ग्रामर के रूल आप बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। और एंड इट फ्रीज द पोएट फ्रॉम द कंस्ट्रेंट ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया कि ग्रामर के रूल से आप फ्री होकर के इस पोएम प्रोज के फॉर्म में पोएम को इजीली लिख सकते हैं। और पोएट को क्या फायदा होता है जब वो एक प्रोज पोएट्री लिखता है? दैट ही कैन बी इन्वेंटिव, मतलब वो इन्वेंशन कर सकता है अपने आप, नई नई चीजें उसमें इन्वेंट करके पोएम में लिख सकता है। एब्रप्ट इन हिज फॉर्मुलेशन, बिल्कुल क्लियरली अपनी फीलिंग्स को वो बता सकता है। और मिक्स नैरेटिव एंड नॉन नैरेटिव, कभी वो नरेशन के स्टाइल में पोएम को लिखेगा, कभी नॉन नरेशन के स्टाइल में लिखेगा। और भी बहुत सारी चीजें वो कर सकता है जो कि एक स्ट्रिक्ट पोएम के फॉर्म में अलाउड नहीं होती। लेकिन अगर हम प्रोज पोएट्री लिख रहे हैं तो प्रोज पोएट्री में हमारे पास लिबर्टी होती है बहुत डिफरेंट तरीके से लिखने की। हम इन्वेंटिव हो सकते हैं, हम एब्रप्ट हो सकते हैं, हम नरेशन और नॉन नरेशन स्टाइल को मिक्स कर सकते हैं, मतलब काफी फ्रीडम होती है प्रोज पोएट्री में, ठीक है। नाउ चराराज पोएम यूसेज बिगिंस क्वाइट एब्रप्टली। अब उन्होंने बोला है कि देखो प्रोज में हम एब्रप्टली पोएम को मतलब फॉर्मुलेट कर सकते हैं, तो चरारा की जो पोएम है वो तो एब्रप्टली ही शुरू हुई है। कैसे? उन्होंने एग्जांपल दिया है, एन एजम्पशन, अ पेजोरेटिव, एन ऑनेस्ट लैंग्वेज, एन ऑनरेबल डेथ। मतलब कि बहुत ही एब्रप्टली उन्होंने, हम कहेंगे ना कि बहुत ही एरोगेंट है यार, ये सारे एडजेक्टिव एकदम से उन्होंने अपनी पोएम में शुरुआत में ही लिख दिए हैं।
अब पोएम का जो ये टाइटल है, इट हैज ऑलरेडी गिवन एन आइडिया दैट लैंग्वेज एंड इट्स यूज एंड मिसयूज विल बी वन ऑफ द मेन थीम। मतलब यूसेज जो है वो पोएम का नाम है, तो यूसेज से ही हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें जो है लैंग्वेज की यूज और मिसयूज जो है वो मेन थीम रहेगी, कि कैसे लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं या कैसे उसका मिसयूज करते हैं। ठीक है, तो ये मेन थीम थी पोएम की। अब वर्ड्स लाइक एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एडॉप्ट, एडेप्ट आर हाईलाइटेड इन द फर्स्ट फ्यू लाइन इटसेल्फ, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब आप पोएम पढ़ेंगे तो कुछ वर्ड्स है इटैलिक्स में दिए गए, उनको ध्यान दीजिएगा। तो इसी के बारे में बताया है कि उनको फर्स्ट फ्यू लाइन में अपने आप ही हाईलाइट कर दिया गया है। मतलब कि देखो लैंग्वेज के डिफरेंस दिखाया है कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। तो इस तरीके के काफ़ी वर्ड्स जो है उसमें यूज़ किए गए हैं, जो कि एक पोएटिक डिवाइस की तरीके से लोग पोएम लिखते टाइम यूज़ करते हैं कि प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग उसका डिफरेंट है। ठीक है, द वर्ड्स ड्रॉ आवर अटेंशन नॉट जस्ट टुवर्ड्स पॉसिबल मिसयूज बट टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम। अब वो कह रहे हैं कि जो राइटर ने बताया है उसमें जो वर्ड्स को लिखा है, ये सिर्फ बताने के लिए नहीं लिखा है कि लोग उसका वर्ड्स का मिसयूज कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी इस पोएम में कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम के बारे में भी जो है पॉइंट आउट किया है। क्या कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो उन्होंने फील की बीइंग अरब अमेरिकन, मतलब ही वॉज बोर्न इन अमेरिका बट बिकॉज ही हिज एंसेस्टर्स और उसके मदर फादर जो थे वो अरब से थे और वो इमिग्रेट हो गए थे अमेरिका में, इस कारण उनको जो प्रॉब्लम्स आती थी वहाँ पे, तो वो सोशल प्रॉब्लम हुई ना। तो उन वर्ड्स का यूज़ करके उनका मतलब सिर्फ वर्ड्स की मिसयूज नहीं बताना था, उनका मतलब ये भी था कि मेरी पोम का क्या कॉन्टेक्स्ट है, कि क्या सोशल प्रॉब्लम उन्होंने फील की, उसके बारे में भी बताया गया है। पर ये जो पोएम है मतलब इज नॉट ओनली अबाउट लैंग्वेज, मतलब कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि जो पोएम है हमें लैंग्वेज के यूज और मिसयूज के बारे में बताती है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज के यूज और मिसयूज के बारे में तो बता ही रही है, पर इसके साथ साथ ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के बारे में नहीं है। इट इज ऑल्सो अबाउट द assumption and prejudice that it creates. He is faced with the prejudice that is triggered by the assumption that by the virtue of being an Arab, he must necessarily hold a particular worldview that is unacceptable to American people. पर इसके साथ साथ उन्होंने उन assumption और prejudice मतलब उन धारणाओं को भी बताया है, क्रिएट किया है, जो कि लोगों के दिमाग में रहती है, जो कि ट्रिगर करती है किस assumption को, कि क्योंकि ये अरब से बिलोंग करता है, मतलब उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर अरब से थे, तो उसका अपना एक नज़रिया होगा चीज़ों को देखने का जो कि अमेरिकन लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग कहीं सोचते हैं ना कि यार ये तो दिल्ली का है तो ये तो ऐसे ही बिहेव करेगा, या ये तो लेट्स से मध्य प्रदेश से है, या ये बिहार से है, या ये राजस्थान से है, तो हम एक धारणा सी बांध लेते हैं अपने दिमाग में। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि ये उस धारणा के ऊपर भी एक कटाक्ष है ये पोयम, जो कि अमेरिकन लोगों के दिमाग में रहती है कि क्योंकि ये अरब से है तो ये तो चीज़ों को बहुत ही अलग तरीके से देखेगा। उन धारणाओं के बारे में भी ये पोम हमें बताती है। अब उन्होंने अपनी कुछ लाइन में किया हुआ है, मतलब बताया हुआ है कि जो वहाँ पे मेयर थे, जो वहाँ के मेयर आए वहाँ पे जिस भी एरिया में वो रहते होंगे, वो अरब के जो जिनका नाम अरब से है, मतलब अरेबियन नेम है, क्योंकि वो अरब के थे ना तो उनका नाम अरेबियन है। ठीक है, तो अरब नेम वाले जो लोग होते हैं वहाँ के जो मेयर हैं उनको देख के स्माइल भी नहीं करते। बट द पोएट असर्ट दैट ही इज एज अमेरिकन एज एनीवन एल्स, पर पोएट कहते हैं मैं भी तो उतना ही अमेरिकन हूँ जितने की बाकी के लोग हैं, क्योंकि मैं तो वहीं बोर्न हुआ हूँ। पर क्योंकि उसके फादर जो है अरब से थे तो वहाँ के जो मेयर हैं वो अरब के लोगों की तरफ देख करके स्माइल भी नहीं करते। He did not have to adopt America because he is born as American। कह रहे मेरे को अमेरिका को अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहीं, जब हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम उस जगह के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं ना, तो वही चीज़ करें कि मुझे अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है अमेरिका को, क्योंकि मैं तो अमेरिका में ही बोर्न हुआ हूँ। एंड येट ही हैड टू अडेप्ट टू अमेरिका, और in another words he has to deal with the racial discrimination that the Arabs were सब्जेक्टेड टू। अब यहाँ पे देखो अडॉप्ट और अडेप्ट का डिफरेंस समझाया है पोएम में, जो मैंने आपको बोला ना इटैलिक्स वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं कि मुझे अमेरिका को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, तो मुझे कुछ अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, मुझे अमेरिका को अडेप्ट करने की जरूरत है। अडेप्ट मतलब मुझे उस चीज़ का हैबिचुअल बनना पड़ेगा कि लोग मुझे कैसे डील करते हैं, और मुझे मेरे साथ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जाती है क्योंकि मैं अरब से हूँ बेसिकली, तो उस चीज़ के साथ
साथ मुझे अडेप्ट करना पड़ेगा, पर मैं तो अमेरिकन ही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। तो ये अडॉप्ट और अडेप्ट का डिफरेंस बताया है। ऐसे ही इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, एक्सेप्ट, ऐसे ही इन सब इटैलिक्स वर्ड्स को आप ध्यान से पढ़िएगा। Charara goes on to tell us the story of his grandfather, the horror of war, or an unsuspecting people, and the difficulty of being an Arab American in the poem. When we take into account the complex theme of the poem, it becomes easier to understand the choice of the prose poem that Charara makes. Charara ने जो है इस पोम में ये भी बताया कि उनके फोर फादर, उनके ग्रैंड फादर्स को, उनके दादाजी वगैरह को कैसे वॉर के समय जो उनको तकलीफें हुई, जो उनको मतलब हॉरर मतलब जो उनको एकदम से डरावनी चीज़ें देखनी पड़ी क्योंकि वो अरब अमेरिकन थे, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। और जब हम देखते हैं कि उन्होंने कितना कॉम्प्लेक्स थीम उठाया है उस पोम के लिए, इसमें उन्होंने जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया है, इसमें उन्होंने उनके फोर फादर्स को जो वॉर के टाइम पे जो चीज़ें फेस करनी पड़ी उसके बारे में बताया है, ठीक है, और पॉलिटिकल चीज़ें बताई हैं कि भाई कैसे उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो अगर हम ये देखें कि कितनी कॉम्प्लेक्स थीम को उन्होंने उठाया तो हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उन्होंने प्रोज फॉर्म जो है पोइट्री की क्यों चूज की इस पोम को लिखने के लिए, क्योंकि प्रोज में हमारे पास लिबर्टी होती है बहुत सारी चीज़ें एब्रप्टली लिखने की, नरेशन से नॉन नरेटिव स्टाइल में जाने की और अपनी इनोवेशंस को भी लिखने की हमारे पास बहुत फ्रीडम होती है। तो उनको क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के बारे में एक ही पोम में बताना था तो इसलिए उन्होंने बेसिकली प्रोज फॉर्म उठाया पोएट्री का इस पोम को लिखने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि उन्होंने प्रोज फॉर्म यूज की तो इसीलिए वो वैरायटी ऑफ फॉर्म्स जो है यूज कर पाए। क्या वैरायटी? नंबर 1 उन्होंने कोटेशंस यूज की। कोटेशन लाइक बिफोर टेकिंग एनी एडवाइस नो द लैंग्वेज ऑफ दोज हु सीक टू एडवाइस यू। ये एक कोटेशन है कि किसी को बिफोर टेकिंग एनी एडवाइस, किसी से एडवाइस लेने से पहले उस लोगों की लैंग्वेज को जानो जो आपसे एडवाइस चाहते हैं। मतलब कि आप ये मत सोचो कि बस ये तो ऐसे ही है, मतलब जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी उन्होंने। और दूसरा साथ साथ उन्होंने स्टैटिस्टिक्स भी दिए हैं इस पोम में कि इतने लोग जो है, इतने एस्टिमेटेड लोगों में से इतने मर गए ड्यूरिंग द वॉर। तो स्टैटिस्टिक्स भी आई, कोटेशन भी आए, पॉलिटिकल फिगर्स को भी लेकर के आए हैं। डिक चेनी वहाँ की पॉलिटिकल फिगर है, प्लस उन्होंने मेयर के बारे में भी बात की थी कि वो लोगों को देख करके स्माइल नहीं करते, एक्सेट्रा, टू मिक्स अप फैक्ट, इमेज एंड नैरेटिव टू क्रिएट टेंशन। मतलब वो पूरा एक पोम का बैकग्राउंड बनाने के लिए उन्होंने इतनी सारी चीजें जो है मिक्स की। ही इज एबल टू मिक्स अप द अनएक्सपेक्टेड विद द नोन दैट लीड टू आयरॉनिक टर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मीनिंग। वो इतनी सारी चीज़ों को, इन अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मिक्स करके आयरॉनिकली, मतलब कि व्यंग के हिसाब से उन्होंने बताया और उसका मीनिंग निकाला उन सब चीज़ों को मिक्स करके। मतलब एक के बाद दूसरी चीज़ लाई और दोनों को कोरिलेट करके फिर उनका एक मीनिंग निकाला। ये सब ये कर पाए क्योंकि उन्होंने जो है प्रोज फॉर्म यूज़ की पोइट्री की अपनी इन सारी चीज़ों को लिखने के लिए। अब ये जो है ये उस पोम से ही एक कुछ लाइनें दी गई हैं। इनका क्या है बेसिकली इसके बारे में ये पढ़ते हैं। Charara had said in an interview that the poem opens door to a conversation. The poem talks to people, share experience and in the process reveal what is barely visible. Charara कहते हैं कि उनकी जो पोम है एक कन्वर्सेशन के लिए, एक विषय पे विचार करने के लिए दरवाजे खोलती है कि लोग जो है, द पोम टॉक्स टू पीपल, जो उनकी पोम है वो लोगों से बात करती है और उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करती है और उस सारे प्रोसेस को रिवील करती है जो कि शायद ही सोसाइटी में विजिबल हुआ होगा। अ पोम डजंट reveal a truth but it contains clues to reach the truth and knowledge and a reader must engage with it to find his own truth। वो कहना है कि जो पोम है वो सच्चाई बताती नहीं है लेकिन उसमें कुछ क्लूज होते हैं सच्चाई को जानने के लिए और उसकी नॉलेज लेने के लिए एक रीडर को अपने आप मेहनत करनी पड़ेगी अपना सच जानने के लिए। जैसे अगर आपने इसमें कुछ पढ़ा तो आप गूगल करोगे उससे रिलेटेड कि हाँ सच में उस टाइम पे कोई वॉर हुई थी क्या, ऐसा कुछ हुआ था क्या, तो आपको क्लू मिल रहे हैं इस पोम में सच्चाई को जानने के लिए और एक रीडर अगर क्यूरियस है तो अपने आप उसको अपना सच जानना होगा। Charara used the prose poem brilliantly to explore the complex world of the Arab American। उन्होंने कहा कि चरारा ने प्रोज पोम को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया है जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है अरेबियन लोगों का जो कि अमेरिका में रहते हैं उसके बारे में बताने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस पोएम का यूज
किया है। तो इसका क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्रोज पोम। प्रोज पोम हमने आपको बता दिया जिसमें कि राइटर को बहुत लिबर्टी होती है, परमिसिव फॉर्म होती है, ही कैन बी इंट्यूटिव, ही कैन बी नरेटिव, नॉन नरेटिव, अपनी सारी चीज़ों को बहुत क्लियरली लिख सकता है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रोज पोम कि आप ओपन होके कुछ भी लिख सकते हो, अपनी सारी फीलिंग्स को मिक्स कर सकते हो, एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम प्रोज पोम के थ्रू बहुत अच्छे से दर्शा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पोम में हमने पढ़ी हैं। तो आई होप आपको इस पोम का बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा। और जब आप एक बार बैकग्राउंड सुनने के बाद अब इसको जब इस पोम को एक बार पूरा रीड करेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें बहुत क्लियरली आती चली जाएंगी। ठीक है, तो इस पोम को एक बार फ्रेंड्स ज़रूर 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 रीड कीजिएगा ये पूरी समरी सुनने के बाद। और क्रिटिकली मैंने आपको पूरा एग्जामिन करके बता दिया है कि ये प्रोज क्यों है और प्रोज में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं और क्या एडवांटेज है एक प्रोज पोम को यूज करने की। तो इस पोम को एक बार अच्छे से आप ये पूरी वीडियो सुनने के बाद रीड कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लेसन में इतना ही। अब जल्द ही हम करेंगे नेक्स्ट लेसन में हमारी नेक्स्ट पोएम which would be telling us about the another form of poetry which talks about denotation and connotations। वो क्या होती हैं हम अपनी अगली पोम में उसको समझेंगे और जानेंगे। तो अभी के लिए पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट सो दैट आई फील मोटिवेटेड एंड आई कैन मेक more and more subject videos for you. Till then, take care. Signing off, Deepa Goyal. Bye bye.